एमएससी थर्ड सेमेस्टर के रसायन विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनके द्वितीय पेपर की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स के अंतर्गत कोबाल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। कोबाल्ट, इसका जो साइन है वो CO लिखते हैं। इसमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कोबाल्ट का जो कंपोनेंट है वो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के रूप में पाया जाता है। विटामिन B12 शरीर में कई उपयोगी कार्यों को संपादित करता है। विटामिन B12 के सोर्स मुख्य रूप से फ्रूट जैसे गाजर, चुकंदर, अनार और जिनमें भी रेड वॉयलेट कलर का सब्सटेंस है उन सब के अंदर कोबाल्ट उपस्थित होता है। कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट इन्फेंट में, यानी जो नवजात शिशु है 1 साल तक का, उसके अंदर 0.3 माइक्रोग्राम होती है। बच्चा जो कि 1 से 3 साल का होता है चिल्ड्रन, उसके अंदर 1 माइक्रोग्राम है एंड एडल्ट में 4 to 8 माइक्रोग्राम कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट होती है डेली लाइफ में। विटामिन B12 एक डीप रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि जल में विलेय है, सॉल्युबल इन वाटर है। इट डिस्ट्रॉय इन एसिडिक सॉल्यूशन और अम्लीय विलयन में ये अपघटित हो जाता है। इसका जो मेन बायोलॉजिकल फंक्शन है वो कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है जो कि विटामिन B12 के रूप में है। यानी जो कोबाल्ट है वो हमारे शरीर में मुख्य रूप से कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। इट कंटेन्स 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसमें 4 मुख्य जो संरचना है विटामिन B12 की, इसके अंदर 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक ट्राईवैलेंट स्टेट के अंदर कोबाल्ट एटम, यानी कोबाल्ट जो उपस्थित होता है उसके अंदर +3 वैलेंसी पाई जाती है। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कोरिन रिंग, ये वाली जो रिंग मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होती है, जो रिंग होती है वो कोबाल्ट के चारों तरफ जो रिंग पाई जाती है उसको हम कोरिन रिंग कहते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पोर्शन, और जिसके अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप और ऑर्गेनिक बेस दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट इसके अंदर है। एक मेटलिक एटम, दूसरा मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, तीसरा ऑर्गेनिक पोर्शन में फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, और चौथा ऑर्गेनिक बेस। तो इस तरह से हमारे पास इसकी संरचना पाई जाती है। विटामिन B12 कोएंजाइम्स जो है वो बहुत सारी गतिविधियों में, एंजाइमेटिक गतिविधियों के अंदर रिलेटेड होता है, और ये सबसे ज़्यादा इसमें जो स्टडी किए जाने वाला सिस्टम है, यह सबसे ज़्यादा अध्ययन किए जाने वाला जो सिस्टम है, जो एंजाइम है, डाइऑल एल्डहाइड्रेस है। डाइऑल एल्डहाइड्रेस है, और जिसकी रिएक्शन आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है उस रिएक्शन के अनुसार है, जिसमें देखो आप RCHOH CH2OH gives RCH2CHO plus H2O। इट मीन्स जो कोई भी डाइऑल कंपाउंड है वो डाइऑल कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल निकल करके और एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण से इसको डाइऑल एल्डिहाइड्रेस कहते हैं। यानी डाइऑल एल्डिहाइड्रेस का मतलब ऐसा एंजाइम जो डाइऑल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये इस सिस्टम में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह से कार्य करता है, यानी एंजाइम इज एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो बॉडी के बाहर जो कैटलिस्ट रोल करते हैं वही शरीर के अंदर एंजाइम करते हैं, परंतु दोनों के अंतर काफ़ी अंतर होता है। कोबाल्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है उसके मुख्य फंक्शन वही हैं जो कि विटामिन B12 के हैं, परंतु फिर भी इसका मुख्य फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12।
विटामिन B12 का निर्माण यदि कोबाल्ट उपस्थित नहीं है या कोबाल्ट की मात्रा हमारे शरीर में कम है तो विटामिन B12 का निर्माण कम मात्रा में होगा। दूसरा, रक्त के निर्माण में मदद करता है, यानी इफेक्ट अपॉन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमेटोपोरोसिस कहते हैं इसको। तीसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो है एक्सेस ऑफ कोबाल्ट। यदि कोबाल्ट एक्सेस मात्रा में तो भी नुकसानदायक होता है और एक डिजीज़ डेवलप हो जाती है जिसे हम पॉलीसाइथेरिनिया कहते हैं, रेड ब्लड सेल। यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाती हैं और पॉलीसाइथेरिनिया हो जाता है। तीन तरह मुख्य रूप से यदि हम विटामिन B12 के बारे में देखें तो विटामिन B12 तीन प्रकार के होते हैं। एक है नंबर 1 विटामिन B12B। विटामिन B12B एक्वा कोबाल एमीन कहलाता है। विटामिन B12C नाइट्रिटो कोबाल एमीन कहलाता है। विटामिन B12A साइनो कोबाल एमीन कहलाता है। इस तरह से कोबाल्ट में तीन प्रकार के जो ये विटामिन B12 पाए जाते हैं। कोबाल्ट से तीन तरह की संरचनाएं बनती हैं विटामिन B12 की। तो इस तरह से कोबाल्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और इस तरह से कोबाल्ट हमारे बॉडी का मुख्य अवयव है। और कोबाल्ट के अंदर आप देखो कि कोबाल्ट की कमी से कमजोरी लगने लग जाती है, हाथों में चींटियाँ चलने लग जाती हैं, पैरों में सुन्नपन आता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो कोबाल्ट की कमी के होते हैं, यानी विटामिन B12 की कमी के होते हैं। तो ये सिम्टम्स यदि किसी में दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कि उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स के अंतर्गत हम आज दूसरा एलिमेंट जिंक की बात करते हैं। जिंक हमारा बहुत ही उपयोगी एलिमेंट है जो कि हमारे शरीर में उपस्थिति उसकी आवश्यक है। इसके सोर्स हैं नट्स, ऑयल, सीड्स और वेजिटेबल फ्रूट्स। इन सब में जिंक कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन के अंदर 10 to 20 मिलीग्राम पर डे होती है, परंतु एडल्ट में इसकी मात्रा 1.4 से 2.3 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से होती है। इसका अवशोषण ड्यूडेनियम और इलियम में होता है, यानी इसका जो अवशोषण है मेनली आंत में होता है और वहाँ पर क्षारीय माध्यम उपस्थित होता है। जिंक के बहुत सारे इम्पोर्टेंट एंजाइम हैं, महत्वपूर्ण एंजाइम हैं, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए दो मुख्य एंजाइम हैं। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज 1940 में खोजा गया था और उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए 1955 में डिस्कवर हुआ। आज 80 से ज़्यादा एंजाइम जिंक के हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए उपयोगी हैं, यानी जितनी भी हमारे शरीर में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको संपादित करने के लिए एंजाइम जिंक के बहुत यूज़फुल हैं और 80 से ज़्यादा जिंक के एंजाइम की खोज हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण जिंक एंजाइम हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, बोविन, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डोलेस पेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोटीएज फॉस्फेटेज, ट्रांसफास्फोराइलेज, ट्रांसकार्बोक्सीएमाइलेज और डीएनए आरएनए पॉलीमराइजेज। तो इस तरह से जिंक के बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम बाद में
जहाँ हमें आवश्यकता होगी वहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ जगह पर देखें तो ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए है या डीएनए आरएनए पॉलीमराइज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए आरएनए पॉलीमराइजेज जो है डीएनए आरएनए में चेन पॉलीमराइजेशन का काम करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, अमीनो एसिड सिंथेसिस में काम होता है। और यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है बॉडी में जो कार्बोनिक एसिड बनता है उसको डिकम्पोज करने के काम आता है। और भी सभी एंजाइम्स के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हैं। फंक्शन ऑफ जिंक या जिंक के कार्य। जिंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हाइड्रोलाइज टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड। टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये हाइड्रोलाइज करने के काम में आता है। दूसरा, घाव को भरने के काम में जिंक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तीसरा है ग्रोथ रिटार्डेशन एंड गोनल हाइपोफंक्शन वर रिलेटेड टू जिंक डेफिशिएंसी। ग्रोथ रिटार्डेशन, यदि जिंक की कमी होती है तो जो वृद्धि है वो शरीर की वृद्धि कम हो जाती है और जो जननांगों का विकास है वो पूरी तरह से नहीं होता है, मतलब स्लोली होता है, धीरे होता है। इसके अलावा इसका जो है वो मैन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को मैन में ये कम करता है या डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा एल्थेरोसिस के कुछ केस में ये बहुत उपयोगी है, यानी एल्थेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। जिंक से होने वाली जो डिजीज़ हैं उनमें एनीमिया है, क्योंकि जिंक बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए जिंक की कमी से ग्रोथ रिटार्डेशन मेनली इफेक्टेड होती है। एमिनो एसिड के सिंथेसिस में दिक्कत होती है। इस कारण से जो जिंक है वो उसकी कमी से महत्वपूर्ण एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा, एटैक्सिक गैट। एटैक्सिक गैट का मतलब है अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, यानी आदमी जैसे सीधा चल रहा है तो वो आड़ा टेढ़ा हिलता डुलता यूं चलेगा, यानी जो मूवमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। डिप्रेशन की बीमारी होती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है और बाल झड़ते हैं। बाल झड़ना, इन सब के परिणाम स्वरूप जो है बाल झड़ना सेकेंडरी इफेक्ट हो जाता है एक तरह से, तो बाल झड़ते हैं इसकी कमी से। इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, एनीमिया हो जाता है और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाता है। इसलिए आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंक हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण धातु के रूप में कार्य करता है। यानी 3 जो महत्वपूर्ण धातु हैं, एक है आयरन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक। इन तीनों धातुओं की शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने आज जिंक के बारे में पढ़ा। अगले टर्न पे हम कॉपर के बारे में देखेंगे।